सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें एक भी पाई बंद नहीं पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिसमें पाई बंद पाए जाते हैं। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन या पैराफिन्स कहते हैं। लेकिन जो एल्केन्स होते हैं वे केमिकली इनर्ट होती हैं, यानी लेस एफिशिएंसी पाई जाती है इसमें। अगर एल्केन की जनरल फार्मूला की बात की जाए तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन्स जो होती है वो जनरली सामान्यतः इसमें चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है, बोले तो श्रृंखला समायोजकता पाई जाती है। एल्केन जो होती है वो नॉन पोलर होती है। हमने आपको बताया था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वे कंपाउंड होते हैं जो अपने ध्रुवों में टूट जाते हैं, और नॉन पोलर वे कंपाउंड होते हैं जो अपने ध्रुवों में नहीं टूटते हैं। यानी एल्केन्स जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, एल्केन्स जो होती हैं वो अपने ध्रुवों में नहीं टूटती हैं। इसलिए और इनमें वीक वंडर वाल्स फोर्स पाया जाता है, इनमें मतलब दुर्बल वंडर वाल बल पाया जाता है। इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें दुर्बल वंडर वाल बल पाया जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है, और साइड फोर्स के समानुपाती होता है, सरफेस एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर बात की जाए 4 कार्बन का एक एल्केन है, एक 3 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, ठीक। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाता होगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, यानी C5 कार्बन वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद 4 कार्बन होगा, फिर 3 कार्बन का सबसे कम होगा। अगर नेक्स्ट बात की जाए साइड चेन, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 5 कार्बन का हमने कोई एल्केन लिया तो उसका पहली उसकी नॉर्मल पेंटेन है, ठीक, फिर आइसोपेंटेन है, फिर नियोपेंटेन है। देखिए नॉर्मल पेंटेन में सीधी चेन पाई जाती है, आइसो में इस तरह की, और नियो में ऐसी पाई जाएगी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इसमें क्या है, ब्रांचिंग बढ़ती है। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया जो है वो घटेगा। सरफेस एरिया घट रहा है तो वंडर वाल फोर्स भी घटेगा, ठीक, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। गलनांक जो होता है क्लोज पैकिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जो उसमें पाए जाने वाले किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले अणु होता है उनके अरेंजमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अगर कोई 5 कार्बन का हमने एल्केन लिया, ठीक, तो इसको पहले हम नॉर्मल नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक। तो इसमें क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर ब्रांचिंग जो है वो बढ़ रही है। ब्रांचिंग बढ़ रही है तो इसके सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी बढ़ेगा। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। देखिए एल्केन्स जो होती हैं सामान्यतः कार्बन 1 से लेकर 4 तक जो होती है वे गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक होती है वे लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, और कार्बन 18 से लेकर हायर जो होते हैं सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखो C1 से लेकर C18 तक आ रहे हैं तो हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इनके बाद जो वंडर वाल फोर्स है वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, जो गैस में वंडर वाल फोर्स कम है, सॉलिड में ज़्यादा है, इसलिए जो गैस से सॉलिड में हो जाता है, ठीक। अब एल्केन की बनाने की अगर विधि की बात की जाए तो पहली है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे हम एल्केन को प्राप्त करते हैं? देखिए एल्कीन में हाइड्रोजनेशन कराते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके रेन एंड निकल इन प्रेजेंस आप 200 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ और एक मॉलिक्यूल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और एल्केन बन जाती है, ठीक। अगर हम एल्काइन से बनाएं तो एल्काइन में हम
हाइड्रोजनेशन कराते हैं रेने निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस में। तो एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन इससे जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इससे, तो एल्कीन बनती है। फिर एल्कीन का फिर हम पुनः हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो फिर हमें एल्केन प्राप्त होती है। इसको हम कहते हैं सब्दियर रेंडर्स रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो इसके रिएक्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्राप्त करती है, प्रदान करती है। ये जो होती है एग्जाम्पल होती है हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का। देखिए हेट्रोजीनस कैटालिस्ट, इसका एक एग्जाम्पल है विल्कन्स कैटालिस्ट। इसका RH रोडिनियम PPH का होल्थराइज Cl इसे होता है ट्राई फिनाइल। ठीक, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट रोडियम क्लोराइड। देखिए अब नेक्स्ट होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल की बात की जाए। इसे जब वेजिटेटिव ऑयल की अभिक्रिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल से करते हैं तो वेजिटेटिव घी बनता है, इस जिसे हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। यानी जब वेजिटेटिव ऑयल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वेजिटेटिव घी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे बनती है? पहला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनती है? देखिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। यानी एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RX। तो इसकी हमने मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन की तो RMgX बना, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्रिया हम ऐसे कंपाउंड के साथ करते हैं जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो और मतलब या तो हाइड्रोजन जो है वो सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा हो या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हो या हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हो, यानी उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या होता है, ये एल्किल हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एल्केन बना देता है और ये बना हुआ निकल जाता है। देखिए अब जैसे यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड लिया। ठीक, बेंजीन क्लोराइड है, ये क्या, ये एल्किल हाइलाइड का एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसकी अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में की तो क्या इसमें क्या है जी, मैग्नीशियम इससे लग जाता है। ठीक, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसकी अभिक्रिया हमने ऐसे कंपाउंड के साथ की जिसमें हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के साथ सीधे अटैच है या नाइट्रोजन के साथ या सल्फर के साथ या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, आपने देखा। तो इसमें क्या है, ये जो है ये जो पूरा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन जब यहाँ पर लगता है तो ये बेंजीन बन जाती है। ठीक, बेंजीन एक प्रकार की एल्केन है। तो फ्रॉम एल्किल हैलाइड से एल्केन का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है बाय डायरेक्ट रिडक्शन। देखिए डायरेक्ट रिडक्शन में क्या होता है, जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया, अब हम इसका डायरेक्ट रिडक्शन कराते हैं। ठीक, तो रिडक्शन हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में कराएंगे, या तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन की उपस्थिति में कराते हैं या जिंक प्लस NaOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिंक कॉपर कपल या एल्कोहल की उपस्थिति में या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 की उपस्थिति में कराते हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप है और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक, तो एक इसका हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक इस तरफ हाइड्रोजन देते हैं एक इस तरफ, ये हाइड्रोजन HX बनाता है और ये RH बनाता है। RH मतलब एल्किल जो एल्केन बनता है और HX मतलब हाइड्रोजन HX बनता है। ठीक, अब देखिए बाय कपलिंग रिएक्शन फ्रॉम असेंडिंग सीरीज मतलब बढ़ना, इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी। इसके एग्जाम्पल असेंडिंग में है वुड्स रिएक्शन हो गए, फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई, कोरेहाउस सिंथेसिस हो गई। ठीक, देखिए वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। देखिए एल्किल हैलाइड का सामान्य फार्मूला होता है RX। ठीक, और RX ये है और RX ये है, दो अणु एल्किल हैलाइड के। ठीक, एक सोडियम के अणु के साथ अभिक्रिया की तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये हाइड्रोजन इसका और इसका मिलके 2NaX बनाते हैं और ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल ग्रुप
दोनों आपस में मिलकर एल्केन का निर्माण करते हैं और इस प्रकार सोडियम हैलाइड बनता है। ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया होती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इस अभिक्रिया बुर्ज रिएक्शन से क्या होता है, हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो बुर्ज अभिक्रिया नहीं देते हैं। अब बुर्ज अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड होती है, अगर उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात की जाए तो उसमें जो आयोडाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन की। देखिए बुर्ज अभिक्रिया होती है, उससे 3 डिग्री जो होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये बुर्ज अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए, जो एल्किल हैलाइड है उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात की जाए तो आयोडाइड के जो एल्किल आयोडाइड है वो एल्किल फ्लोराइड की तुलना में ज़्यादा होगा। तो आयोडाइड की तरफ हम फ्लोराइड की तरफ जाएंगे तो उसका जो अभिक्रियाशीलता है वो घटेगी। बुर्ज अभिक्रिया के से हम CH4 का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु होते हैं, तो इससे 2 से कम कार्बन का एल्केन नहीं बन सकता, यानी CH4 का निर्माण इससे नहीं हो सकता। अब ये ओनली सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन नंबर कैन फॉर्म। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन सिर्फ बनते हैं जिसमें कार्बन जो होता है वो इवन नंबर में पाया जाता है। जैसे C2H6 है, ये बन सकता है बुर्ज अभिक्रिया से। C3H8 नहीं बन सकता, C4H10 बन सकता है, C5H12 नहीं बन सकता है। ठीक, देखिए अगर हम बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अलग अलग अणु हैं, हमने यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड लिया और यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी सोडियम के 2 अणु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक, तो क्या इसमें जो होता है एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होता है, यहाँ पर प्रोपेन इथेन का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए बुर्ज रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य नए बंध का निर्माण होता है। देखिए अगर हमने यहाँ पर प्रोपीन ली, ठीक, अगर हम इस पे HBr का एडिशन कराएं तो इससे क्या बनता है, इसमें जो HBr है ये टूटेगा H+ और Br- में टूटता है। ठीक, और ये जो होता है इसमें पाया जाने वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो इस तरफ माइनस चार्ज आएगा और इस तरफ प्लस चार्ज आएगा। ठीक, और इसमें जो H+ है वो इससे जुड़ेगा और ये Br जो है वो इससे जुड़ेगा, तो Br सेकेंड पोजीशन पर जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। ठीक, अब इसका हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन बनता है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु जिंक के साथ अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इससे क्या, इस अभिक्रिया के से हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होती है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बोलते हैं R2CuLi की उपस्थिति में करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लेवर्स रिएजेंट। ठीक, तो इससे एल्केन का निर्माण होता है। इससे जो एल्केन बनती है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार की बनती है। जैसे हमने इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया की, ठीक, इसकी अभिक्रिया की हमने डाई 2 प्रोपाइल लिथियम क्यूप्रेट से अभिक्रिया की तो हमें 2 मिथाइल ब्यूटेन प्राप्त होती है। अब फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, देखिए कार्बन कंटेनिंग फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनका हम रिडक्शन करते हैं रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI से करते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर एल्कोहल का करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होती है, उसका करते हैं तो हमें 2 एल्केन के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अगर इल्डिहाइड का करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, कीटोन का करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है, अगर एसिड का करते हैं तो भी हमें एल्केन प्राप्त होती है, अगर अल्कोहलिक तो एल्केन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अगर हम एसिड एमाइड का करते हैं रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से हम
एल्केन कैसे बनाते हैं। देखिए, जब कार्बन कंपाउंड का हम रिडक्शन कराते हैं, अगर अमलकेटेड जिंक और कंसनट्रेट H2SO4 से रिडक्शन कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, तो इससे क्या होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक, इसमें ये बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होता है, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक, तो इस रिडक्शन को हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। ठीक, अगर N2H4 या सोडियम एल्काक्साइड की उपस्थिति में हम रिडक्शन कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। तो इससे एल्केन का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया, ठीक, इसमें 2 ऑक्सीजन यहाँ पर पाया, इससे इसकी अभिक्रिया N2 और R सोडियम एल्काक्साइड के उपस्थिति में करते हैं, तो इसमें ये जो कंपाउंड है यहाँ पर एल्केन बन जाएगा। ठीक, तो जो गायब हो जाएगा। अगर रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI करते हैं तो ये एल्केन बनती है। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनती है। ये है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब हम एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करते हैं, सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO के मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। इससे क्या होता है, एक कार्बन कम की एल्केन प्राप्त होती है और Na2CO3 बनता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक एसिड लिया, ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हम सोडा लाइम से करते हैं। ठीक, बेंजोइक एसिड लिया तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होती है, यूजिंग सोडियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट यूज होता है। ठीक, RCONA, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। ये RCO- और Na+ आयन में टूट जाता है। ये जो ऋणावेशित होता है ये कैथोड पे जाता है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये RCO फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक, और ये जो सोडियम कैटायन होता है वो कैथोड पर जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम में परावर्तित हो जाता है और ये फिर जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH और हाइड्रोजन गैस निकालता है। और ये जो फ्री रेडिकल RCO फ्री रेडिकल बना, ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और फ्री रेडिकल आपस में अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। ठीक, ये जो अभिक्रिया है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इससे मीथेन का निर्माण नहीं होता, इसमें न्यू कार्बन बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं। अब जैसे हमने कोई अभिक्रिया ली, 2 RCONA है, ठीक, और अगर इसकी वाटर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब जैसे अगर सोडियम एसिटेट लिया, इसकी अभिक्रिया की जल के साथ तो मीथेन का निर्माण होता है। अगर देखिए, अगर हमें मीथेन बनानी है, ठीक, तो एक्सक्लूसिव फॉर मीथेन तो मेथनाइड ही होता है। इसे N4C3 या Be2C की अभिक्रिया हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। देखिए, अगर एल्केन की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एल्केन जो होती हैं दे आर केमिकली इनर्ट, ये सामान्यतः इनर्ट होती हैं, इसलिए ये अभिक्रियाएँ नहीं देती हैं। इनकी अभिक्रियाएँ सामान्यतः जो होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट और एक्सरे और हाई टेम्परेचर पर संपन्न होती हैं। ये जो अभिक्रियाएँ एल्केन्स की होती हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं। देखिए, हैलोजनेशन की अगर बात की जाए तो हैलोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं हैलोजनेशन। ये अभिक्रियाएँ जो होती हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। देखिए, मीथेन जो होती है वो एक्सिस मात्रा में क्लोरीन से अल्ट्रा वायलेट लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरीन बनाती है। ठीक, फिर डाइडरी मोनोक्लोरेट बोलते हैं, फिर डाई क्लोरेट बोलते हैं, फिर टेट्रा जो बनता है उसे हम कहते हैं पायरीन। ठीक, पायरीन जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर